अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की भी बात करेंगे, लेकिन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें हैं जो अलाइन होती हुई इस हफ्ते के आगाज़ में दिखाई दे रही हैं। फ्राइडे के दिन हमने एक पॉजिटिव क्लोजर देखा था मार्केट के अंदर भी, और आज भी सेम सिचुएशन देखी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग दिखाई दे रही है, जिसमें फाइनली मार्केट ब्रीथ लेते हुए दिखाई दे रही है। ब्रीथ इन अ सेंस हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर फाइनली अब काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रेडिंग के नंबर्स स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन भी मार्केट ने 43,000 का लेवल टच किया। इट मींस कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स हैं, जो एक कॉशियसनेस में तब्दील हो गए थे या वो एक रिलक्टेंट परफॉर्मेंस देखी जा रही थी, अब फाइनली अब इन्वेस्टर्स काम भी कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज में डे ट्रेडर की भी पार्टिसिपेशन हो रही है और अब चीजें जो है वो अलाइन होती हुई दिखाई दे रही है। न्यूज से बात की जाए तो न्यूज पॉजिटिव है। ऑब्वियसली IMF की ट्रांच जो कि मच अवेटेड है, अक्टूबर से सिंस हम कह सकते हैं कि जो डिस्कशंस है या नेगोशिएशन है वो पीरियड चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा था। अब जबकि फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब काफ़ी हद तक बकअप दिखाई देते हैं, काविशें हैं उनकी, जिसकी वजह से हमने चीज़ें देखी कि अब जून के अंदर स्टार्ट हो रही हैं। फाइनली ट्रांच भी रिलीज़ हो रही है, मज़ीद आगे डिस्कशन होगी, लेकिन इकोनॉमिक सिचुएशन फ्रेजाइल भी हम कह सकते हैं इन सेंस, इस सेंस में कि यहाँ पर चीज़ें जो है वो अब ख़राब करने की भी कोशिशें की जा रही हैं। जब नंबर्स स्ट्रांग हो रहे होते हैं तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होता है, और जब इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर उनकी परफॉर्मेंसेज वाज़ेह तौर पे दिखाई देती हैं। आज के दिन की भी बात की जाए तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। काफ़ी अरसे बाद, मतलब सिंस मार्च हम कह सकते हैं, अप्रैल और मई के एंड में आज के दिन जो है वो काफ़ी हद तक पोजीशन स्ट्रांग हुई है। 43,000 का लेवल दोबारा रीच किया है, और आने वाले दिनों में यही एक्सपेक्टेशन है। अगर न्यूज़ ब्रीफिंग्स या जो हमारे पास डेली बेसिस पे जो रन डाउन आता है उसके नताइज ऐसे ही आते रहे या नंबर्स कैलकुलेट ऐसे ही होते रहे तो चीज़ें स्ट्रांग होती हुई दिखाई देंगी। अगर फिर इसको हम कह सकते हैं कि इंटरप्ट करने की कोशिश की गई या फिर इसको जो है वो अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की गई तो यहाँ पे चीज़ें जो है वो दोबारा नेगेटिव साइड पे जा सकती हैं। तो ये तो हुई आज के हवाले से बात। टॉपिक्स हम आपको बताते चलें कि आज के दिन हम जो है वो काफ़ी डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। खासकर फर्स्टली गवर्नमेंट के एक्सपेक्ट्स जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं आने वाले दिनों में। ऑब्वियसली IMF से स्टाफ लेवल की मीटिंग्स जा रही हैं। जून में ही बताया गया है कि जून के महीने में चीज़ें जो है वो अलाइन होंगी, ये ट्रांच भी रिलीज़ होगी, और इस ट्रांच के रिलीज़ होने की जो इम्कानात हैं वो पेट्रोलियम प्राइसेस से कनेक्ट थे। पेट्रोलियम प्राइसेस यहाँ पे हाइक किए गए, थोड़ी थोड़ी सी जो है वो एक चीज़ें चेंजेस की गई, तो अब आने वाले दिनों में जो है वो इनके नताइज भी पॉजिटिव होंगे। तो ट्रांच की सूरत में हम कह सकते हैं कि कब रिलीज़ होगी, फाइनली इकोनॉमिक नंबर्स कब गेन करेंगे। इसके साथ साथ आज हम डिस्कशन करेंगे इकोनॉमिक आउटलुक पे। इकोनॉमिक आउटलुक जो कि बताया ये जा रहा है पास्ट गवर्नमेंट की जानिब से कि जो GDP ग्रोथ है वो 6% पे आ चुकी है। तो 6% पे GDP ग्रोथ आ चुकी है, ये कहना, और फिर अगर इस बात को हम कंटिन्यू करें तो 6% GDP कहीं से भी दिखाई नहीं दे रही। अगर इसकी आप थोड़ी सी IMF की जानिब से या फिर वर्ल्ड बैंक की जानिब से, एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से अगर आप थोड़े से स्टैटिस्टिक्स देखें तो वहाँ पे 4%, 5%, 3 to 4%, और एटलीस्ट अगर मॉर्गन स्टैनले को देखें जिन्होंने हमें फ्रंटियर मार्केट में किया है तो वहाँ भी नंबर्स काफ़ी अलार्मिंग दिखाई दे रहे थे। तो अब जबकि ये कहना कि 6% है तो अभी वो तो नहीं है, और चीज़ों को अभी अलाइन करने में टाइम लगेगा। हर चीज़ जो है वो कोशिशों की वजह से ही बढ़ती है, ऐसे तो चीज़ें जो है वो सेटल डाउन नहीं हो जाती। तो इकोनॉमिक आउटलुक के हवाले से डिस्कशन करेंगे कि क्या दिखाई दे रहा है इकोनॉमिक आउटलुक, और साथ साथ पास्ट गवर्नमेंट के जो दावे थे क्या वो अभी फैक्ट जो है वो फिगर्स वही नंबर्स पेश कर रहे हैं या चेंज है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। एंड थर्डली लास्टली रुपी के हवाले से, रुपी डेप्रिसिएशन जो एक कंटिन्यूस था, वैल्यूएशन के हवाले से डेली बेसिस पे हम कोई ना कोई न्यूज़ सुन रहे थे। ट्रांच की आने की न्यूज़ ने ही काफ़ी हम कहेंगे जो है वो रुपी में एक एप्रिसिएशन देखी जा रही है। इट मीन्स कि यहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ ही या एक अच्छा ट्रिगर ही रुपी को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। तो हम यहाँ पे एक्सक्लूसिव पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ मौजूद आज के दिन मोहम्मद शकील मुनीर साहब, आप प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम डेडी साहब, आप बिजनेसमैन भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ भी करेंगे, और स्काइप पे हमारे साथ ज्वाइन किया है अहमद चिनॉय साहब ने। आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम चिनॉय साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम।
तो चिनाई साहब से भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ शकील साहब से करूंगी। शकील साहब, आपने देखा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस आज विटनेस की गई पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाई देती है। फ्राइडे को भी एक अच्छी न्यूज़ थी। अगर इकोनॉमिकली बात की जाए तो इकोनॉमिक कंडीशन यहाँ पे बड़ी फ्रेजाइल, बड़ी सेंसिटिव थी, बड़ी एक कॉशियस स्टैंस लिए हुए थे, बिजनेस कम्युनिटी अनहैप्पी दिखाई दे रही थी। अब फाइनली जो कि एक ज़रूरी मेजर्स थे, ज़रूरी इनिशिएटिव जो कि गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए और फाइनली कुछ ऐसे मेजर्स लेने के बाद ही हमारे पास नंबर्स अब जो है वो थोड़े से ऐसे आए जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वी आर टेकिंग ब्रीथ नाउ। तो अब आप क्या समझते हैं, क्या मज़ीद डिसीजंस रिक्वायर्ड हैं और क्या मज़ीद अब जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेने जा रही है वो इम्पॉर्टेंट होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका नताशा, आपने इनवाइट किया। मैं सबसे पहले तो बिल्कुल ये बड़ी खुशाइन बात है जो आज बेहतरी की एक फ़िज़ा कायम हुई है। आप देखें, जब भी कोई अनस्टेबिलिटी मुल्क में होती है तो ऐसे क्राइसिस को हमें फ़ेस करना पड़ता है। और आपके सामने है कि पिछले तकरीबन 1.5 माह से ये एक चीज़ चल रही थी कि मुल्क में अनस्टेबिलिटी थी और उस वजह से काफ़ी ज़्यादा पैनिक था और लोग उसमें हर बंदा एक अजीब सी उसमें कश्मकश में था कि क्या सूरत हाल बनेगी, मुल्क की सूरत हाल। और गवर्नमेंट ने पेट्रोल प्राइसेस भी होल्ड किए हुए थे कि उसको ना बढ़ाया जाए और उनकी ये वो थी कि शायद हम आवाम के ऊपर बोझ जो है, प्राइम मिनिस्टर का ये कहना था कि हम आवाम पे बोझ ना डालें, उनकी हद्दुल इम्कान कोशिश थी। लेकिन चूँकि एक चीज़ को उनके बस में नहीं था कि हम वो उसको रोक सकते, तो फिर उन्हें मजबूरन इसको बढ़ाना पड़ा पेट्रोल प्राइसेस को। क्या ही अच्छा होता कि अगर जब गवर्नमेंट ने चार्ज लिया था तो इसको ग्रेजुअली अगर बढ़ाना शुरू कर देते, तो एकदम से जो आवाम पे बोझ आया है वो शायद वो थोड़ा सा परचेज पावर उससे बिल्ड हो जाती है आवाम की, तो वो एक ज़्यादा आसानी होती कि आवाम उसको के लिए ईजी होता। आइंदा के लिए भी मैं ये गवर्नमेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको अगर पेट्रोल प्राइसेस को बढ़ाना ज़रूरी हो तो उसमें इस चीज़ को ज़रूर ख्याल रखा जाए कि उसको स्टेप बाय स्टेप उसको थोड़ा ग्रेजुअली बढ़ाया जाए 15 दिन 10 दिन के मार्जिन से, ताकि उसमें आवाम की परचेज पावर उससे बढ़ती रहती है और उसको आवाम को उतना ज़्यादा फिर उसको कह ले कि वो फील नहीं होता कि जब एकदम से आप प्राइस बढ़ाएंगे तो हर चीज़ जो है वो उसका राइट। सर, इंट्रोडक्टरी कमेंट में इब्राहिम साहब से भी लेते चलो। इब्राहिम साहब, एक तरफ शकील साहब का कहना ये कि गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ाए, एक यू नो दैट कि एक महंगाई का तूफान दिखाई देता है, इंटरनेशनली इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उसको भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। इन्फ्लेशन की वजह से फेड ने भी रेट हाइक किए हैं, पाकिस्तान में भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किया गया है और ऑलरेडी अगर थोड़ा सा हम बैकफुट हो जाएं, 3-4 महीने 5 महीने पहले चले जाएं तो फरवरी से हालात बहुत ख़राब होना शुरू हो गए थे। क्या ही होता कि अगर हम उसी वक्त डिसीजंस लेकर चीज़ों को कंट्रोल कर लेते, ना कि अपनी सियासी साख्त को या एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या अपना एक पॉपुलर डिसीजंस लेते हुए जो है चीज़ों को मैसअप कर दिया, ये ज़्यादा ज़रूरी था? या फिर ये देखा जाए कि फाइनली हमारी इकोनॉमी कैसी रहती है, हमें क्या ज़रूरी है, मतलब मुल्क को क्या चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आप कह रही हैं, गवर्नमेंट को पीछे 3 महीने पहले ये स्टेप्स ले लेने चाहिए थे जो मतलब आज इस गवर्नमेंट ने लिए हैं, जैसे कि आप बता रही हैं और शकील साहब बता रहे हैं कि पेट्रोल प्राइसेस वगैरह मतलब पहले मतलब ग्रेजुअली बढ़ानी चाहिए थी। तो ग्रेजुअली अगर पीछे जो गवर्नमेंट थी वो भी अगर ग्रेजुअली थोड़ा बहुत पास ऑन कर चुकी होती तो आज इस गवर्नमेंट को इतना बड़ा स्टेप ना लेना पड़ता। तो ज़ाहिर बात है आवाम पे ये बहुत 10 रुपये कम कर दिए थे। जी, तो एक बड़ा बोझ है आवाम पे। तो और दूसरा ये कि जो रुपये की जो डिवैल्यूएशन है इसको अगर हम कंट्रोल करके रखते, मतलब पीछे अगर आप कह रहे हैं हम बात करते हैं हम पीछे चले जाते हैं, अब 4 महीने पीछे चले जाते हैं, तो हमारा कंटिन्यूस जो है वो रुपये डिवैल्यू होता जा रहा है। अगर रुपये को ही जो मतलब कंट्रोल किया जाता और रुपये डिवैल्यू ना होता तो शायद हमें मतलब या ना इन्फ्लेशन बढ़ती, जो मतलब ना महंगाई की तरफ जाते, ना महंगाई होती। आपको पता है रुपये डिवैल्यू होता है तो आपकी महंगाई मतलब आपकी जो क्या कहते हैं इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो इस सूरत हाल में जो है मतलब आपको जो स्टेप्स पहले लेने चाहिए थे जो आप राइट, जहां एक तरफ पेट्रोलियम प्राइसेस की
कम किए गए, जहाँ पे पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाए गए, वहीं हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी मीटिंग के अंदर वीट यानी आटे के फ्लोर के प्राइसेस जो हैं वो कम किए ताकि किसी ना किसी तरीके से आवाम को सब्सिडाइज करें। वी हैव इन कंडीशन, IMF की कंडीशन में जब होते हैं हम, तो हमारे ये अलाउ नहीं होता कि हम जो है वो सब्सिडी दें या फिर चीज़ों को जो है वो इस तरीके से अपनी मर्जी से जो है वो सेट कर सकें। तो चिनॉय साहब से भी टेक लेंगे। चिनॉय साहब, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस फाइनली एक पॉजिटिव ग्राउंड जो है वो दिख रहा है, बुल रन दिख रहा है। रोल ओवर वीक के बाद अब आज की मार्केट की बात की जाए, लेट्स टॉक अबाउट फ्राइडे ऑल्सो, यहाँ पे पॉजिटिविटी आ रही है, इन्वेस्टर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खुश हैं काफ़ी, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले आपके प्रोग्राम में मैं ये बात कहता गया कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो इस वक्त का बैरोमीटर है वो एक्चुअल बैरोमीटर नज़र नहीं आता, इसलिए कि पी रेशो जो है उसमें भी काफ़ी गुंजाइश मौजूद थी। जो इस वक्त कंपनीज ने प्रॉफिट अर्न किए हैं पिछले 3 सालों में वो अनप्रेसिडेंटेड हैं, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हुआ था। तो इसके बाद हमें ये लग रहा था कि ये सारे शेयर्स जो हैं ये जो रेट इनका गिरता जा रहा है उसकी कोई ख़ास वजह नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाहों पे मबनी बात थी कि शायद पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, शायद डॉलर का रेट 300 रुपये हो जाएगा, शायद श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। ये सारी बातें जो हैं वो मैं समझता हूँ इतनी नेगेटिव थी कि मार्केट सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव से नेगेटिव होते चले गए। फिर इसमें 2 बातें बड़ी हैं, एक तो डॉलर डिवैल्यूएशन, एक तो ऑयल का बढ़ना, और फिर तीसरा सबसे बड़ा जो हम ये फैक्टर समझ रहे हैं कि लोगों को एक ट्रस्ट लेवल नहीं था, एक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था कि इस मार्केट में कि आगे जाके क्या होगा। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी भी आ रही है, लग रहा है कि ये जो चीज़ें होंगी वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और फिर डॉलर डिवैल्यूएशन अपनी जगह पर है, पेट्रोलियम प्राइसेस अपनी जगह पर है, लेकिन साथ साथ जो एक वरिंग फैक्टर है वो ट्रेजरी बिल का 16% तक चले जाना, 14.89% तक तो चला गया है और आगे जाके हम 16% की बातें कर रहे हैं। तो ये जाहिर है लोगों का जो रुझान है वो स्टॉक एक्सचेंज की बजाय इन ट्रेजरी बिल्स में चला जाता है, और ये ट्रेजरी बिल्स जो है वो ज़्यादा फैक्टर यील्ड कर रहे हैं, उसमें कोई किसी किस्म का रिस्क भी नहीं है और लोगों को वो एक अट्रैक्टिव मार्केट लगती है। तो लोगों को ये जहन बनाना पड़ेगा कि नहीं, स्टॉक मार्केट की वाइब्रेंसी अपनी जगह पर है, ना सिर्फ यहाँ कैपिटल यील्ड आता है बल्कि डिविडेंड यील्ड भी आता है। तो ये दोनों चीज़ें मिलाकर अगर कंबाइन कर लें तो मैं समझता हूँ कि हम ट्रेजरी बिल से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर सकेंगे। राइट, आपने ट्रेजरी बिल का जिक्र किया है सर, क्या क्योस चल रहा है वहाँ पर? क्या हमारी जो एक प्राइस है या फिर यील्ड है वो काफ़ी कम होते हुए दिखाई दे रही है? प्लीज़ उसके बारे में ज़रा एलैबोरेशन चाहिए, क्योंकि अगर ट्रेजरी बिल्स की बात की जाए, जो आज मॉर्गन स्टैनली की जो एक रिपोर्ट आई है वो काफ़ी अलार्मिंग है। देखिए, ट्रेजरी बिल पाकिस्तान में आखिरी जो ऑक्शन हुआ था वो 14.89% पे हुआ था। मैं समझता हूँ कि अब जबकि गवर्नमेंट ने 2.5% बढ़ाया है तो इसमें भी राइज आएगा, मे बी हम 16, 16.5, 17% की बातें कर रहे हैं। तो 16, 16.5, 17% हो तो मार्केट में जो इन्वेस्टर है वो भागेगा और वो जाकर ट्रेजरी बिल में चला जाएगा। जहाँ तक इसकी स्टेबिलिटी का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट की गारंटी है, सोवरेन गारंटी है, और ट्रेजरी बिल में किसी किस्म का कोई रिस्क लोगों का नहीं होता, बल्कि एक एडवांटेज ये आता है कि प्रो मैच्योरिटी अगर आप उसको बेच देते हैं तो शायद आप उसके टैक्स से भी बच जाते हैं, जो एक्सपोर्ट टैक्स होता है, और बाद में वो टैक्स जो है वो आपको देना पड़ता है अपने प्रॉफिट्स पे, अपने रिटर्न के साथ। तो ये 2-3 चीज़ें हैं कि जिसकी बिना पर मार्केट में ज़ाहिर है पैनिक भी फैला हुआ था, लोगों का एक ध्यान भी उस तरफ नहीं था। लेकिन अब मार्केट जिस तरीके से बढ़ रही है, उसमें वाइब्रेंसी आ रही है, जिस तरह से ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि आगे जाकर स्टेबिलिटी नज़र आती है स्टॉक मार्केट में। राइट, स्टॉक मार्केट में स्टेबिलिटी नजर आती है। इट मीन्स कि काफ़ी अरसे से जो इन्वेस्टर्स वेट कर रहे थे उस सिनेरियो के लिए कि अब बाइंग फाइनली जो है वो मार्केट आए और फाइनली कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट दिखाई दे, तो अब जो है वो टाइम आ चुका है। इट इज़ द हाई टाइम कि अब जो है वो इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। शकील साहब से पूछते हैं। शकील साहब, ट्रेजरी बिल का भी सुना आपने, स्टॉक मार्केट के हवाले से भी सुना। सर, जो इकोनॉमिक सूरत हाल है, जो मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट थी जिसमें जो पास्ट की एक टाइमली डिसीजंस की जो लैकिंग थी उसको पॉइंट आउट किया गया है। सर, माय पॉइंट इज़ कि अब आने वाले दिनों में जैसे जैसे एक पॉपुलर डिसीजंस को छोड़ के कुछ एक हम कह सकते हैं कि अनपॉपुलर डिसीजन या फिर कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब क्योंकि इकोनॉमी को भी संभालना है और स्टेट की बात है, तो फिर अब स्टेट की जो एक हम कह सकते हैं ना चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो उसके बारे में प्लीज़ बताइए कि अब आने वाले दिनों में कौन से स्ट्रॉन्ग डिसीजन है जो कि लिए जाने का इम्कान है, क्योंकि पेट्रोलियम प्राइसेस तो ऑलरेडी हाइक चले गई हैं। क्या पावर टैरिफ की तरफ जाएंगे अब?
क्योंकि IMF की ट्रांच भी उसी से लिंक्ड है? देखिए, इसमें बिल्कुल आपकी बात सही है कि अभी स्ट्रॉन्ग डिसीजन तो लेने पड़ेंगे, उसके बगैर तो सर्वाइवल मुश्किल होगा हमारा। और जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है वो वैसे भी उन्होंने आपने देखा है पंजाब में उन्होंने डिलीवर किया है, और बड़ा अच्छा डिलीवर भी माशाल्लाह से किया है उन्होंने। और वो खुद मतलब इनिशिएटिव लेते हैं, हर काम को खुद मतलब उनको कोशिश होती है कि मैं इसकी निगरानी करूँ वो काम को मतलब। तो मेरे ख्याल से चीज़ों को स्टेबल करने के लिए हमें कुछ अनपॉपुलर डिसीजन तो लेने पड़ेंगे, उसके हवाले से तो कुछ हमें एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। और उसमें दूसरी चीज़ ये है कि देखें फ्यूल की जहाँ तक प्राइस, अब हमारा कंजम्पशन जो है वो कुछ 3 लाख बैरल पर डे की है जी, जबकि हमारी जो अपनी जो जनरेशन है वो यहाँ पे जो हो रही है वो कोई 80,000 के लगभग हो रही पर डे, ना के बराबर जो कि है। हाँ। बहुत कम है। अब देखें इसके ऊपर लॉन्ग टर्म हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी कि गो के इससे कोई फौरी तौर पे तो वो रिलीफ नहीं मिलेगा, बट ये है कि उसमें हमें इस एनर्जी सेक्टर की तरफ तवज्जो देनी होगी कि उसमें एक्सप्लोरेशन को बढ़ाया जाए। हमारे मुल्क में आप देखें पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता है कि जिसमें दुनिया में 1:8 रेशो आ रही है वेल की, जबकि पाकिस्तान में 2:3.3 की रेशो आ रही है, जो कि बहुत अच्छी रेशो है। तो उस तरफ गवर्नमेंट को इस सेक्टर की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि एक्सप्लोरेशन बढ़े। हमारे पास तो नेचुरल रिसोर्सेज के ज़खायर मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की ब्लेसिंग है पाकिस्तान पे। थोड़ा सा अगर बलूचिस्तान की तरफ चले जाएं तो हम तो फिर मिनरल्स और बहुत सारी चीजें रिच हैं, मिनरल्स और में हर तरह से हम रिच हैं। हमारे पास तो कुदरती ज़खायर अल्लाह की तरफ से एक तोहफा हमें मिला हुआ है पाकिस्तान को, खुसूसी तो पाकिस्तान खित्ते को, तो हमें उनसे बेनिफिट लेना चाहिए। उसकी तरफ जो है गवर्नमेंट को उसकी तरफ तवज्जो देनी होगी। दूसरा ये करना होगा कि हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना होगा, हमें सोलर की तरफ जो है उसको तो अभी जैसे जितनी भी अभी डेवलपमेंट हो रही है उस डेवलपमेंट में गवर्नमेंट को चाहिए कि उसमें इसको मस्ट कर दिया जाए कि जी सोलर सिस्टम जो है उसको उसकी इंस्टॉलेशन हो, ताकि इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा इसका एनर्जी से लोड कम हो। हम उसके साथ साथ आप देखें हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान में अगर NWFP में हम देखते हैं तो हमें वाटरफॉल से हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, उनकी तरफ जाना चाहिए। हमें जो डिफरेंट अल्टरनेट की तरफ जाना पड़ेगा, हमें उनको फोकस करना पड़ेगा। और शहबाज शरीफ साहब में ये क्वालिटी है कि ये उनके ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। और आप देखिएगा इनको थोड़ा सा आप स्टेबिलिटी जब हो जाएगी तो ये अपने मजीद बेहतर डिसीजन इंशाल्लाह ले सकते हैं और लेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि अभी तो एक हार्ड टाइम्स भी है ना, कहते हैं हार्ड टाइम में जितनी चादर हो उतने पांव फैलाए जाएं। डेफिनेटली अभी तो एक देखें, अभी तो उन्हें जैसे ही चार्ज लिया उन्होंने तो उसके बाद एक पैनिक की सिचुएशन बन गई और उन्हें मतलब है बिल्कुल भी उनमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, उसके साथ देखें। और फिर दूसरी चीज, एक चीज मैं आज यहाँ एक प्लेटफॉर्म पे ये कहना चाहूँगा कि मैं इदारों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि करंटली यहाँ इस्लामाबाद में फेडरल कैपिटल है ये हमारा, इसमें कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को बिल्कुल बंद किया जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट हो। पॉलिटिकल जैसे जो अभी कुछ दिन पहले क्रिएट करने की कोशिश क्रिएट किया जाता है, जो देखें आप देखें कि उस दिन इस्लामाबाद में यानी कोई पौधा नहीं बचा ब्लू एरिया में। आप देखें कि जितना वो वहाँ पे आग लगा दी गई कि जी वो गैस को जी उसको ख़त्म करने के लिए वो आग लगाई गई पौधों को। ये चीज़ें देखें, मैं ये सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा, हम मैसेज देंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी को, क्या हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रैब कर पाएंगे इस तरीके से? ऐसे मैसेज देने के जो है वो क्या मुतहम्मिल हो सकती है रियासत? क्योंकि हमें बिजनेस भी चाहिए, एक तरफ हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को अट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं जिसमें हम बता रहे हैं कि हमारा जो कंट्री है वो बिजनेस फ्रेंडली है, हम जो है वो बिजनेसेस को प्रमोट करते हैं, और एक तरफ ये केओस हम दिखाएंगे। तो दिस इज द हाई टाइम टू थिंक अबाउट दैट। इब्राहिम साहब से पूछते हैं कि उनका क्या टेक है। इब्राहिम साहब, जो ये शकील साहब ने पॉइंट आउट किया उसके ऊपर कमेंट करें। नहीं, शकील साहब की जो बात है मैं बिल्कुल कहूँगा कि वो सही कह रहे हैं कि आपकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और जो इस्लामाबाद को मतलब मुख्तलिफ मौक़ों पे मतलब जो हालात ख़राब किए जाते हैं तो उससे एक बाहर पूरी दुनिया में एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। और ये नेगेटिव इम्पैक्ट से ज़ाहिर बात है ना FDI आएगी, ना पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आएगी, और दूसरी
जो बात यह है कि अगर हम मैं पीछे भी पहले भी मैं आपको यही कह रहा था कि हम अगर अपने रुपये को कंट्रोल कर लें तो उससे भी हमारी इन्वेस्टमेंट जो ना रुपये को कंट्रोल मेरी कर बात लें, सुनिए, अभी हम मेरी 200 तक चले गए सर। 200 पहले जो पिछली हुकूमत थी मियाँ साहब की, उसमें ये 100 रुपए पे था डॉलर जो हमारे मुल्क में। आज ये 180 मतलब 180 पे, 200 रुपए पे 180 पे छोड़ के गए। तो जो जिसने बाहर से इन्वेस्टमेंट करनी है वो क्यों इधर इन्वेस्टमेंट करेगा, उसको क्या ज़रूरत पड़ी कि यहाँ इन्वेस्टमेंट की जाए पाकिस्तान में। दूसरी बात ये है कि अभी शकील साहब बात कर रहे थे और आप भी कह रही थी कि जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी। अभी तो आप ऐसे मतलब IMF की ट्रांच के लिए आपको ये सारे मतलब मुश्किल जो क्या कहते हैं डिसीजन लेने पड़ेंगे, लेकिन आगे जाके अब आपको इस पे मतलब मेहनत करनी पड़ेगी इकॉनमी पे। और ज़रूरी नहीं है कि हम IMF पे रिलाई करें, मतलब हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी जा सकते हैं। मतलब हमारे मुल्क में हम मतलब जो हमारी बहुत बड़ी मतलब जैसे OGDC है और ऐसी बाकी बहुत स्टील मिल है, मतलब वो तो समझ लें नाकारा इंडस्ट्री है, लेकिन हमारी बाकी जो मतलब वो तो बंद पड़ी है, उसको तो गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसे लगा रही है। लेकिन जैसे OGDC है जो चलती हुई कंपनियां, उनको हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाएं। PIA की जो क्या कहते हैं होटल है उसको PIA बंद पड़ी है, उसका जो अमेरिका में रोजवेल्ट होटल है उसको हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाएं। इस तरह सोचा जा सकता है कि हम अपनी इकॉनमी को किस तरीके से बेहतर लेके जाएं। तो जब हम अपनी इकॉनमी को बेहतर मतलब नंबर्स को बेहतर कर लेंगे तो फिर हमें इस तरह के स्ट्रिक्ट डिसीजंस नहीं लेने पड़ेंगे जो आवाम पे बोझ पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि हालात जो है मतलब मुल्क के, अगर हम पूरी दुनिया को अगर यही दिखाते रहेंगे कि मतलब हर 6 महीने बाद हर 3 महीने बाद कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं मतलब आप कहते हैं मतलब हम बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं मतलब जो हालात हैं खराब हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, तो उसमें मतलब ऐसा इम्पैक्ट जाता है पूरी दुनिया पे। मतलब हम पूरी दुनिया में हम अपना बड़ा नेगेटिव इमेज देते हैं पूरी दुनिया को, तो यहाँ पे कोई आना भी पसंद नहीं करता कि यहाँ इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है, इसमें आपका टूरिज्म भी आपका इफेक्ट करता है, इससे आपकी बाकी सारी इंडस्ट्री पे इफेक्ट करती है। दूसरी ये कि गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट ये है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे हैं मतलब आपके साथ हमारे जो देखा जाए जो मामलात हैं, जैसे कराची में एक नस्ला टावर हुआ, इस तरह के वाक़यात, तो इससे भी जो है वो क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट जो है वो हर्ट होती है। आपका जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो सर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे बात करेंगे, लेकिन अहमद चुनाय साहब को मैं गुफ्तगू में शामिल करूंगी। चुनाय साहब, एक तरफ डॉलर के हवाले से वैल्यूएशन की बात की जा रही है, दूसरी तरफ इब्राहिम साहब भी जो है वो डॉलर को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। जिस दिन इमरान खान साहब गए थे उस दिन 189 रुपीज़ का जो है वो रुपी था, डॉलर जो है वो $1। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे डॉलर को जब कंट्रोल करने की जरूरत थी उस वक्त इनिशिएट क्यों नहीं किया गया? इसके ऊपर प्लीज जरा अपना कमेंट कीजिए। देखिए, इसमें 2-3 बातें नायत अहम है। जब 189 का डॉलर था और खान साहब की गवर्नमेंट गई थी तो उस वक्त एक पैनिक सा फैल गया कि पता नहीं गवर्नमेंट सर्वाइव करेगी कि नहीं करेगी अगली गवर्नमेंट, और डॉलर का क्या असर होगा। लोगों ने डॉलर की होर्डिंग शुरू कर दी और बेतहाशा डॉलर्स जो है वो लोगों ने जो है उस जमाने में खरीदे। फिर उस वक्त आपको याद होगा कि लोगों का ट्रैवलिंग भी बहुत हुआ, उम्रे के लिए बहुत लोगों ने ट्रैवल किया, तो डॉलर की जो लोकल मार्केट में बाइंग है वो बहुत ज़्यादा आ गई। और उसके बाद 2-3 उसमें और फैक्टर्स थे कि लोगों ने इंपोर्ट की LCs जो हैं वो खान साहब के जाते ही काफ़ी खोलनी शुरू की कि पता नहीं आगे जाके जो है वो बैंड ना लग जाए, क्या हो जाए, तो उन्होंने LCs खोल दी। और इसके बाद जो रेमिटेंसेज आई हैं एक्सपोर्ट्स की, उनको भी डिले किया गया, उनको भी होल्ड कर दिया गया। तो ये सारे फैक्टर्स ने मिला के डॉलर की प्राइस जो है वो 200 के ऊपर चली गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ ये मैनेज हो जाएगी। जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि 190-185 की रेंज में ये दोबारा आ जाएगा और चीज़ें स्टेबलाइज हो जाएंगी। जब IMF की फंडिंग हमारी आ जाएगी, कतर से भी एक फंडिंग की बात हो रही है, सऊदी अरब से फंडिंग की बात हो रही है, इसी तरह चाइना जो है वो अपना लोन रिवाइव कर रहा है। तो ये चारों फैक्टर्स मिला के एक्सपेक्टेशन ये है कि 15 से 20 बिलियन डॉलर जो है वो पाइप इन हो जाता है। तो इसके बाद ये डॉलर की जो अपसर्ज है उसमें खासी कमी आ सकती है और मैं समझता हूँ कि आगे जाके सूरत हाल बेहतर हो जाएगी कि जो इंपोर्ट्स एकदम महंगी लगने लग गई हैं वो भी थोड़ी सस्ती हो जाएंगी। जाहिर है एक्सपोर्ट्स लोगों ने 190 के रेशो पे या 185 के रेट पे जो है वो माल बेचा हुआ था, तो उन्हें जो विंडफॉल होना था वो तो नहीं होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको अपना एक जायज़ नफ़ा मिल जाएगा कि जिस रेट पर उन्होंने बुक किया हुआ था। तो बाय एंड लार्ज जो है वो मैं समझता हूँ कि हालात बेहतरी की तरफ है। डॉलर का जो की अपसर्ज है वो भी अब काबू में आ गई है और आहिस्ता आहिस्ता डॉलर जो है वो अपनी
सही मुकाम पे जो है वो आना शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, वैल्यूएशन के साथ साथ अगर अभी ट्रांच आने के बाद जो कुछ एक हम कह सकते हैं कुछ क्विक डिसीजंस है जो गवर्नमेंट की जानिब से लिए जा रहे हैं, जैसे पावर टैरिफ के हवाले से भी बात की जा रही है और आज कुछ गालिबन 7 रुपये या 7.5 रुपये की जो है वो कराची में भी बात की जा रही है कि ये इंक्रीज़ हो सकता है पर यूनिट। सो क्या समझते हैं आप कि पावर हाइक के बाद फर्दर क्या इंटरेस्ट रेट की तरफ हम जा रहे हैं, और अगर इफ़ यस हम इंटरेस्ट रेट की तरफ चले जाएंगे तो क्या बिजनेसेस ऐसे ही प्रमोट हो पाएंगे, क्योंकि अब जबकि काइबर और हम जो पॉलिसी रेट है वो काफ़ी आगे जाते हुए देख रहे हैं, तो आने वाले दिनों में क्या लोगों इस तरफ जो है ना सोचेंगे कि वो बैंक्स की तरफ चले जाएं, अपना जो फिक्स डिपॉजिट है उससे ही कमा लें, ना कि वो इतनी मेहनत करने के बाद भी बिजनेसेस लगाएं? देखिए जाहिर है फॉर द मोमेंट ये हॉल्ट पे तो आएगा। 2.25% ऑलरेडी पॉलिसी रेट बढ़ा दिया है और मजीद बढ़ाने का उंदिया भी जो है वो दिया जा रहा है, हालात को देखते हुए इन्फ्लेशन को मैनेज कर लेते हैं। तो लोगों का ज्यादातर जहन जो है वो जाएगा कि जी हम फिक्स इन्वेस्टमेंट में चले जाएं, लेकिन बात यह है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में है वो एक दिन की सोच नहीं होती। ये सारे अवामिल को देखते हुए होती है कि अगर इंटरेस्ट रेट 15% हो गया या 20% हो गया या 12% पे रहा तो हमें हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या आएगी। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेटेड अपनी जगह पर होती हैं, उसमें ज़रा फर्क ज़रूर पड़ जाता है, एवरेज आउट में जो है वो आप आगे चले जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सारा एक गेम का हिस्सा है। महंगाई अपनी जगह पर ज़रूर आएगी, लेकिन अगर चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज किया, फॉरेन फंडिंग हमारे पास आ गई, हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो आगे मुझे बढ़ती हुई और नज़र आ रही हैं, वो अगर सही लाइन पर आ गई और इम्पोर्ट्स पे जो पाबंदियां लगी हैं लग्जरियस गुड्स की, तो उसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो एक वाइडर गैप था वो कम हो जाएगा। तो ये डेफिसिट जो है वो जितना हम कम करेंगे उतना मैं समझता हूँ कि प्रोएक्टिव तरीके से हमारी इकोनॉमी जो है वो बेहतरी की तरफ चली जाएगी। चुनाय साहब, डेफिसिट की बात की आपने, बजट भी प्रपोज होने वाला है, तो आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या डेफिसिट हम कितना कंट्रोल कर पाएंगे और करंट अकाउंट डेफिसिट कहाँ खड़ा है? देखिए इस वक्त तो जो सूरत हाल है उसमें एज इट इज पोजीशन को अगर मैनेज कर लें तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हमारी एक्सपोर्ट्स को अगर देख लें तो मैं समझता हूँ वेल ओवर $30 बिलियन चली जाएगी। हमारी रेमिटेंसेस भी $30 बिलियन से ऊपर जा रही है, और साथ ही हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं वो हमारी तकरीबन 75 से 80 बिलियन डॉलर के करीब टच करेगी। तो ये जो 15 से 20 बिलियन डॉलर का जो डेफिसिट आएगा वो एक बड़ा डेफिसिट है, और इस डेफिसिट को जो है वो कैसे मैनेज होगा, कैसे कंट्रोल होगा, ये आने वाले सालों में इसका ज़रूर प्लान बनेगा। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट जो बजट लाएगी उसमें ज़ाहिर है प्रपोजल्स ये है कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्सेस भी लगाए जाएँ और आम आदमी पे ना बोझ जाए बल्कि बड़े इंडस्ट्रीज पे बोझ आए। साथ साथ वो इंडस्ट्रीज जो वायबल रही है पिछले 2-3 सालों में उनसे ज़्यादा टैक्स लेने की बात की जाएगी। तो ये कोई इतना आसान बजट तो नहीं होगा, एक सख्त तरीन बजट होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो चैलेंजेस अहेड हैं उसमें पाकिस्तान की इकनॉमी को बचाने के लिए, पाकिस्तान को खुदा न खास्ता डिफॉल्ट जैसी सूरत हाल पर ना ले जाने के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो है वो गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे, क्योंकि ये पॉपुलर डिसीजन नहीं है लेकिन ये नागुज़ीर है। इनको अगर नहीं किया जाता, इनको मैनेज नहीं किया जाता तो फिर पाकिस्तान खुदा न खास्ता ट्रबल में आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि वक्त कम है और पॉपुलर डिसीजन भी नहीं लेने, तो अब गवर्नमेंट और कोलिटरल जो पार्टीज हैं वो सारी आप समझते हैं कि ये डिसीजंस लेंगे और आवाम का सोचेंगे, फाइनली पब्लिक का सोचा जाएगा? देखिए ये टफ डिसीजन की पिछले 1-1.5 महीने से बात हो रही है और लोगों को इन्होंने इस बात पर राजी कर लिया है कि ये डिसीजन इनएविटेबल है, ये होने जा रहे हैं। तो ये होंगे, और ये होंगे तो ही पाकिस्तान की बचत है और पाकिस्तान जो है वो बेहतर तरीके से माशी तरक्की की तरफ जा सकेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वी नीड टू टेक दिस हार्श डिसीजंस व्हिच आर नॉट पॉपुलर। मे बी जो करंट गवर्नमेंट है उसको आगे इलेक्शन में तकलीफ आई इस पर, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बका की खातिर, पाकिस्तान को बचाने के लिए ये टफ डिसीजंस जो है वो लेने बहुत ज़रूरी है। राइट, चलें जी शकील साहब से पूछते हैं। शकील साहब, अब अगेन क्वेश्चन पुट अप करूंगी कि वक्त कम है और पास्ट की जो थोड़ी सी गलतियां हैं उनको भी सुधारा जाए और ख़ासकर हम कह सकते हैं जो डिसीजंस हैं वो भी टफ हैं, तो इसके ऊपर प्लीज़ कमेंट करें, कैसे होगा ये सब? देखिए उसमें कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स करनी पड़ेंगी, जैसे कुछ एमनेस्टी स्कीम जो है इस बजट में गवर्नमेंट कोई लाए जो कि जिसके साथ ये है कि कैश फ्लो बढ़े, लोग जो है वो इन्वेस्टर इस तरफ आए, इन्वेस्टर जो है वो कुछ इन्वेस्टमेंट टैक्स नेट में भी आ जाए, डॉक्यूमेंटेशन में भी आ जाए। इसके अलावा देखें जो फॉरेनर्स जो आते हैं उनको
कुछ आप अट्रैक्शन दें कि जी अगर वो पाकिस्तान में डॉलर से परचेजिंग करते हैं तो उसमें कोई उनको ड्यूटी फ्री बेनिफिट मिलेगा, उसमें इस किस्म की कोई स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च की जाएं ताकि जो फॉरेनर्स यहाँ पे आएँ वो डॉलर में इन्वेस्टमेंट करें तो उस हवाले उसका बेनिफिट मिल सके। दूसरी चीज़ ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की जानिब जाना जो बुनियादी चीज़ है, हम उस वक्त तक अपने आप को स्टेबल नहीं कर सकते जब तक हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की जानिब नहीं जाएंगे। हमें SCZ बनाने पड़ेंगे, EPZ बनाने पड़ेंगे, डिफरेंट शहरों में हमें इनके ऊपर काम करना पड़ेगा। सर अगर हम अपना कंपैरिजन अगर नेबरिंग कंट्रीज से करें तो आपने SCZ की बात की है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स की भी बात की है, तो क्या हम इतने जोन्स बना सकेंगे और जो हमारे पास ऑलरेडी हैं क्या वो इतने वर्किंग ऑर्डर में हैं? नहीं, देखें उसमें अब चूंकि अभी नई गवर्नमेंट जब आई है तो इनका अब ये अपने एक एम के विजन के साथ चलेंगे ना, तो वो भी उनमें भी जो कोताहियाँ रह गई हैं जिस वजह से वो उन पे वो वर्किंग में वो नहीं आ सके या उनमें कोई कमी है उसको पूरा करें। दूसरी बात ये है कि मैं इस्लामाबाद चैम्बर के प्लेटफॉर्म से हम पिछले 2 साल से एफर्ट कर रहे हैं कि जी हमें इस्लामाबाद में इंडस्ट्रियल स्टेट एक दी जाए। उसमें इस्लामाबाद, उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल है, हमारे यहाँ 3 इंडस्ट्रियल एरियाज थे, I9, I10 और काउटा ट्रायंगल, जो कि अभी मुकम्मल तौर पर उसमें जगह नहीं रह गई इतनी ज़्यादा, उसमें अब कंजेशन हो चुकी है कि लोग इंडस्ट्री लग चुकी है। दूसरी बात यह है कि वो प्लॉट इतने अब महंगे हो चुके हैं कि अब वहाँ पे इन्वेस्टर आता है तो वही सोचता है कि मैं अब प्लॉट लूँगा या मैं यहाँ पे इंडस्ट्री लगाऊँगा। उसके लिए हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की हुई है कि जी हमें इस्लामाबाद चैम्बर को एक जगह एलोकेट की जाए, हम खुद उसके इस्लामाबाद चैम्बर जो है वो जगह परचेज करेगा, डेवलप करेगा, सिर्फ हमें मार्क कर दिया जाए, सेक्शन 4 लगा के हमें जगह एक्वायर करवा दी जाए सराउंडिंग में इस्लामाबाद में, ताकि यहाँ पे देखें इस फेडरल कैपिटल में हर फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो चाहता है कि वो आके यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगाए, इस्टेब्लिश करे। फेडमेक है बहुत अच्छा, फेडमेक जो है डेवलप हुआ है इदारा, वहाँ पे फॉरेन कंपनीज भी आई हैं, लेकिन मैं समझता हूँ लोगों की फॉरेनर्स की प्रेफरेंस जो है वो इस्लामाबाद है कि वो इस्लामाबाद में उनके लिए इजी अप्रोच होगी, इजी एक्सेस होगा कि वो यहाँ आएँ, यहाँ लैंड करें और यहाँ पे वो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तरफ चले जाएँ। हम ब्रांड्स को इनकरेज करें, जितने ब्रांड्स हैं उनको हम पाकिस्तान में लाने की कोशिश करें, हम वो ऐसी स्कीम्स दें कि वो ब्रांड्स पाकिस्तान में आएँ, पाकिस्तान में ऐसी फिजा कायम हो। वो कब कायम होगी कि जब हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, जब हम अब देखें हमारा प्राइम मिनिस्टर का विजन बड़ा क्लियर है कि उन्होंने पाकिस्तान को इंशाल्लाह उसमें तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में लेके जाना है, और इंशाल्लाह आप देखें कि अगर उन्हें थोड़ा सा इसमें प्रॉपर टाइम मिल गया तो वो डेफिनेटली चीज़ों को काफ़ी हद तक स्ट्रीमलाइन कर देंगे और स्टेबल कर देंगे। राइट। इब्राहिम साहब, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो हमारी यहाँ पे फूड बास्केट काफ़ी एम्प्टी दिखाई देती है, इसके अंदर बहुत सारे होल्स हो गए हैं, अब चीज़ें जो है वो निकलती चली जा रही हैं। एक वक्त था जब हम चना एक्सपोर्ट किया करते थे, अब हम जो है वो एक ह्यूज इंपोर्टर बन गए। एक वक्त था जब हम अपनी पल्सेस भी एक्सपोर्ट किया करते थे, अब हम ह्यूज इंपोर्टर बन गए। तो क्या सूरत हाल है? और अगर कॉटन की बात की जाए तो यहाँ भी हम थोड़े से बैकफुट पे ही दिखाई देते हैं। एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इतनी ज़्यादा जो है वो हम लैकिंग कर रहे हैं, रीजंस क्या हैं वो भी बताइए, और साथ साथ अगर हम अपनी डिमांड, जैसे अभी आपने रिसेंट डिसीजन देखा था कि इंपोर्ट बैन की गई थी और उसमें जो है वो कुछ आइटम्स जो है वो साइडलाइन किए गए थे, लग्जरी आइटम्स, अब उनमें से कुछ जो है वो थोड़े से रिलीज़ कर दिए गए क्योंकि वो भी रीजंस थे और वो भी हमारी जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको रिक्वायर्ड थे उनके रॉ मटेरियल की सूरत में। अब आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हम अपनी फूड बास्केट को फुलफ़िल कर लें, अपनी डिमांड को जो है वो पूरा कर लें, क्योंकि हमारे मुल्क की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है? प्लीज़। जी सही कह रही हैं, हमारे मुल्क की रिक्वायरमेंट की जो सबसे बड़ी वजह है वो हमारी आबादी है, और दूसरा ये कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो ग्रो करे उसके लिए आपको ज़ाहिर बात है आगे स्टेप लेने पड़ेंगे, कुछ डैम्स बनाने पड़ेंगे, पानी का आपको पता है शॉर्टेज है पाकिस्तान में, तो वो सबसे बड़ी वजह बन रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर को हिट कर रहा है। फिर दूसरा ये है कि अगर हम बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे मतलब हम लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, उसको अगर हम यहाँ प्रोसेस करें और उसको एक्सपोर्ट किया जाए
हम रॉ पे तवज्जो देते रॉ हैं, पे हम रॉ तवज्जो देते हैं एक्सपोर्ट कर और देते हाँ हैं। रॉ एक्सपोर्ट कर देते हैं। Right. तो उसकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इतनी सारी हैं, बाय प्रोडक्ट्स हैं कि उसको अगर हम एक्सपोर्ट किया जाए तो उस पर पाकिस्तान का मतलब अच्छा, मतलब पाकिस्तान की अच्छी आमदन हो सकती है और अच्छा ज़र मुबादला आ सकता है पाकिस्तान में। अब दूसरी ये कि जो पाकिस्तान में मतलब अब हम पिछले 20 साल से देख रहे हैं, हर गवर्नमेंट आती है एक टफ डिसीजन लेती है, लेकिन हम कोई अच्छा इकोनॉमिक प्लान की तरफ मतलब आज Charter of तक economy। हाँ मतलब हम एक अच्छा इकोनॉमिक प्लान की तरफ नहीं जाते। उस अच्छा इकोनॉमिक प्लान ये है मेरे नज़र में कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। इंपोर्ट्स पे तो हम मतलब हमने ये हुकूमत ने बहुत अच्छा मेजर लिया है कि इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई है, कुछ जो मतलब लग्जरी आइटम्स हैं। तो हमारे जैसे मुल्क के लिए मतलब बेहतर है, मतलब एक बहुत बेहतर डिसीजन लिया है हुकूमत ने कि लग्जरी आइटम्स पे लगाया है, उस पर पाबंदी लगाई है। लेकिन हम अपनी एक्सपोर्ट को मतलब कोशिश की जाए, जो आज हमारी मतलब $3 बिलियन का जो लास्ट मंथ का फिगर आया है, मतलब ये हम बढ़ा सकते हैं। हमारे बराबर में मतलब हमारे पड़ोस में इंडिया को देखा जाए तो उसका मंथ का फिगर $40 बिलियन का है। तो हम आज $3 बिलियन पे खड़े हुए हैं और उसके हिसाब से हम अपनी सर उनके पास एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स कितने हैं, उनके पास एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स जी एक्टिविटीज बहुत बहुत ज़्यादा है। वो गवर्नमेंट उनकी जाहिर है, तो उन्होंने एक प्लान की 20 साल मेहनत की है, पिछले 20 साल 30 साल उन्होंने मेहनत की, तो आज वो आई थिंक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग हाँ, जोन आज वो $600 बिलियन की एक्सपोर्ट को टच कर रहे हैं। आज हम $30 बिलियन पे खड़े हुए हैं। तो हमारे पास एक सेक्टर ऐसा है जिसमें हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, वो IT सेक्टर है। तो IT सेक्टर में एक बहुत बड़ा गैप है जिसमें हम अपनी एक्सपोर्ट को मतलब $21 बिलियन या $30 बिलियन हम बढ़ा सकते हैं। इंडिया की आप IT एक्सपोर्ट देखें और हमारे फिगर देखें तो हम उस मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो हमें अपने पड़ोसी मुल्क से सीखना चाहिए, बहुत सारे ऐसे मेजर्स लेने चाहिए कि जिसमें हम बेहतरी की तरफ जाएं, वरना हर 5 साल बाद या 10 साल बाद एक आपको टफ डिसीजन लेना पड़ेगा और यही बोझ आपको आवाम पे डालना पड़ेगा। राइट पॉइंट टेकन। चनॉय साहब, आप प्लीज इसको पॉइंट आउट कीजिए कि आने वाले दिनों में जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स की बात की जा रही है, साथ साथ अगर IT के हवाले से बात की जाए तो एक ही चीज है जो हमारी एक्सपोर्ट को मल्टीप्लाई कर सकती है। तो क्या समझते हैं आप, क्या IT के लिए जो अभी एक हम कह सकते हैं कि ओपन मैदान खुला है, तो वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये IT के अंदर कितना ज्यादा फ्यूचर दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, पाकिस्तान का अगर कोई फ्यूचर है जिसमें पाकिस्तान की कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम से कम लगती है और पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिल सकता है, तो वो IT एक्सपोर्ट्स हैं। और IT एक्सपोर्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह $1 बिलियन तो लास्ट ईयर भी क्रॉस कर गई थी। इस साल भी मैं समझता हूँ कि हम 2-2.5 बिलियन तक कहीं पहुँचेंगे। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि इसमें इतना बड़ा पोटेंशियल है कि ये 100% मल्टीप्लाई हो सकती है आने वाले दिनों में, और इसी पे पाकिस्तान को कंसंट्रेट करना चाहिए और पाकिस्तान को एक स्टेप अहेड जाना चाहिए। अब हम वेब 1 और वेब 2 से निकलकर वेब 3 की तरफ आ गए हैं। दुनिया वेब 3 की तरफ देख रही है और वेब 3 जो है वो हमारा फ्यूचर है, और उस फ्यूचर को अगर हम पहले से अपना लें और वेब 1 और वेब 2 को छोड़ के वेब 3 को जो है वो डेवलप करने की बात करें, तो हमारे पास IT ग्रेजुएट्स भी मौजूद हैं, हमारे पास वो लोग भी मौजूद हैं जो इस पे काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अगले 4-5 साल में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और ज़रूरत इस बात की है कि इस IT एक्सपोर्ट पे जो है वो जितनी तवज्जो दी जाए, मैं समझता हूँ कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो हम करोड़ों अरबों डॉलर की करते हैं दूसरे मशीनरी लाने में, और फिर उसको यहाँ प्रोडक्ट्स जो है वो बनाते हैं और री एक्सपोर्ट करते हैं फिनिश करके, तो मैं समझता हूँ कि ये वो इंडिजीनियस प्रोडक्ट है जो हमारे पास खुद मौजूद है, हमारे दिमाग की प्रोडक्ट है, और हमारे दिमाग की प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तान के लिए आगे जाके एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ बूस्ट मिल सकता है कि IT एक्सपोर्ट जो है वो मैं आगे देखता हूँ कि अगर इससे सीरियसली काम हो गया तो 25-30 बिलियन डॉलर की IT एक्सपोर्ट जो है वो होना कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया देख रही है वेब 3 की तरफ, हम वेब 3 को जो है वो अपनाने की बात करें और उसको जो है वो आगे लेके बढ़ेंगे। राइट सर, IT के हवाले से आपने बात की, मैं फूड के हवाले से जो है वो अगेन आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या ऐसा हुआ, हमारी जो एक लैकिंग थी वो क्यों बढ़ गई, और दूसरा ये कि एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से R&D पे तवज्जो देने की काफ़ी ज़रूरत है। अभी भी हम वही एक पुराना तर्ज की जो है वो फार्मिंग की तरफ है, वो भी पॉइंट आउट करें प्लीज़। देखिए, 2 चीज़ें इसमें हैं। हमने फूड सिक्योरिटी पे जो है वो तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से हम इस हालत पे पहुंच गए कि जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते थे आज वही चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे बढ़कर पहले फूड सिक्योरिटी की एक लॉन्ग टर्म 5 साल की पॉलिसी बन जाए और उसके बाद जो है वो इन सारे प्रोडक्ट्स पे काम हो जाए। इसमें एग्रीकल्चर जाहिर है तो सारे फहरिस्त है। एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो आज भी इस बात की ज़रूरत है कि शायद 30% हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट चला जाता है, इसलिए कि हमारे पास एट द डोर स्टेप ना वेयर हाउसेज हैं, ना ट्रांसपोर्टेशन का सही मानों में बंदोबस्त है। अगर
जहाँ फार्म्स लगे हैं वहीं हमारी डोर स्टेप पे कोल्ड स्टोरेजेस बन जाएं, तो वहाँ से वक्त आने पे, सीजन आने पे जो है वो माल बाजार में जा सकता है, उसकी अच्छी कीमत मिल सकती है और माल जो है वो ज़ाया होने से बच जाता है। इसी तरह हमारे फ्रूट्स हैं, आज भी मुताद अंदाजे के मुताबिक 60% ऑफ द प्रोडक्शन जो है वो वेस्ट चली जाती है, रॉटन हो जाते हैं, हमारे पास कोल्ड स्टोरेजेस नहीं होते हैं, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम नहीं होता है। तो ये अगर इस पे हम तवज्जो दे दें तो कोई वजह नहीं कि ना सिर्फ हम इस फूड सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे अमल कर सकेंगे, बल्कि पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों में जो है वो खुद कफील हो सकता है। राइट और सिर्फ हम शुगर केन की तरफ जा रहे हैं ताकि वहाँ पे हमें स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो मिल्स भी तरीके से उठा लेते हैं। तो आपने सही पॉइंट आउट किया है सर, और इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। शकील साहब, प्रोग्राम की जो है वो बस लास्ट में प्लीज़ ये बताइए कि जो फूड सिक्योरिटी के हवाले से बात हो रही है, अगर हम कुछ कंट्रीज़ के मैंगोज़ या डिफरेंट अगर हम फ्रूट्स देखें तो वो जब एक्सपोर्ट किए जाते हैं तो बड़े साफ़ सुथरे से होते हैं। हमारे पास थोड़ा सा ये मराहिल होते हैं कि जब हम उसको मैनुअली अगर हम उसको प्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है वो चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाती हैं, यानी कि फ्रूट आधा वेस्ट हो जाता है, आधा जो है वो उसकी शेप बिगड़ जाती है। इसके ऊपर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है क्योंकि अभी सीज़न है ना सर एक्सपोर्ट बिल्कुल का। ऐसा नहीं। पहली बात तो मैं आपको बताऊं नताशा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो फ्रूट है दुनिया में सबसे बेहतरीन फ्रूट है, और स्पेशली मैंगो। मैंगो आपका दुनिया में ऐसा टेस्ट मैंगो का नहीं है जो पाकिस्तान के मैंगो का टेस्ट है। और फार्मर से आप किसी फार्मर से मिल लें, वो मैंगो का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि मुझे, बल्कि काफ़ी सारे मेरे साथ में डिप्लोमेट्स के साथ मेरी दोस्ती है, तो मुझे वो मैंगो सीज़न शुरू होता है तो वो मुझे पिक्चर्स भेजना शुरू कर देते हैं कि उसका फ्रूट का बादशाह आ गया। तो देखें, बात ये है कि इसमें हमें थोड़ा सा इसकी मैनेजमेंट के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि हम जैसे अब जो देखें, जो प्रोडक्ट हमारी एक्सपोर्ट हो रही हैं, अब यही प्रोडक्ट अगर बाहर जाके देखते हैं जो हमारे मुल्क से गई होती हैं, बहुत साफ़ सुथरी होती हैं, सब कुछ होता है, बेहतरीन पैक हुई होती हैं और बेहतरीन उसका आप देखें कि वो नज़र आ रही होती है चीज़, और कोई ख़राब नहीं होती है उसका। अगर आप जो भी एक्सपोर्टर है वो उसको पता होता है कि उसने वेजिटेबल या फ्रूट को किस टाइम पे जो है उसको पैकिंग कैसे करनी है, उसका क्या वो है। मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, मैंने मैंगो एक्सपोर्ट भी किया हुआ है आज से कोई 30 साल पहले। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो ये बताइए कि आने वाले दिनों में जो मैंगो की एक्सपोर्ट का अभी नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, आगे जाके क्या सिचुएशन हो रही है? बढ़ती हुई दिखाई दे रही है या फिर कम होती हुई? नहीं, इंशाल्लाह हमारे अभी देखें, हमारी अभी तो इसमें कुछ प्रोसेसिंग यूनिट्स भी लग गए हैं एक्सपोर्ट के लिए, मैंगो प्रोसेस भी होके जा रहा है। मैं जब 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस वक्त तो हमारे पास कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं था, लेकिन हमें ये पता होता था कि हमने किस क्वालिटी में मैंगो को पैक करना है कि वो वहाँ पे जाके ख़राब ना हो, उसकी किस कंडीशन में उसको पैक करके हमने वहाँ पे भेजना है, और उसकी क्वालिटी को कैसे कंट्रोल करना है मैनुअली। आज तो फिर भी मतलब देखें, आज तो आप क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी हद तक हो चुकी है और इसमें बेहतरी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बेहतरी आ रही है। और अगर बात की जाए फ्रूट्स की तो ऑब्वियसली मैंगो जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान का एक उस खित्ते में ही काफ़ी जो है वो उसमें एक जरखेज़ी है और उसकी जो खुशबू है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के हवाले से बहुत मशहूर है। सर, लास्ट लाइनर, इकोनॉमिकली कंडीशन अभी हम कहाँ खड़े और हम कहाँ जा सकते हैं आने वाले दिनों में अगर पॉजिटिव डिसीजंस लिए जाएं? पॉजिटिव डिसीजंस लिए जाएं तो जिसमें आप अपनी मैं पहले भी आपको यही कहा कि हम आईटी की तरफ जाएं, और शकील साहब ने कहा सोलर की तरफ, बल्कि गवर्नमेंट को तो ये मेजर लेना चाहिए। तो शकील साहब सही कह रहे हैं कि हर घर के ऊपर कंपलसरी कर दिया जाए कि आपकी जो सोलर एनर्जी है हर घर में, बल्कि उसको आपको उसके लिए आपको लोन्स वगैरह गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर आपको सपोर्ट करे, तो आपके हर घर में सोलर एनर्जी होनी चाहिए। इवन आप उस पर क्या कहते हैं, विंड एनर्जी पे जा सकते हैं। आपकी इतनी बड़ी कोस्टल बेल्ट है। और बाकी बात रही, जैसे बात कर रहे थे आप लोग कि जो फूड वेस्टेज है, तो फूड वेस्टेज में मैं आपको थोड़ा सा एक बताता चलूँ। जी सर, जी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच इब्राहिम साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शकील साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। एमएच चुनाय साहब भी हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने प्रोग्राम में अपना हिस्सा डाला। दैट्स ऑल। इसी बेस पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इसी नोट पे। यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल होती जाती हैं, थोड़ा सा पैनिक ना मचाया जाए। इकोनॉमिकली हालात ख़राब भी होते हैं, हार्ड टाइम्स भी आते हैं और उनको कंट्रोल भी किया जाता है, लेकिन एक आइडिया ये है कि हमें एक होना पड़ेगा, वन नेशन
होना पड़ेगा और वन नेशन के साथ ही ये हमें एक एम लाना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में हम जो भी करेंगे अपने मुल्क की सालमियत अपने मुल्क के लिए करेंगे। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।